हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का। कल हमारा टॉपिक था दक्षिण भारत का इतिहास। मैंने उसमें संगम वंश, संगम क्या है, संगम साहित्य क्या है, दक्षिण भारत के इतिहास के जो प्रमुख राजवंश है चोल, चेर और पांड्य, और उसके प्रमुख शासक के बारे में बताया था दोस्तों। आज उसकी प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आज उसकी प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए प्रशासन या तो प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक दोस्तों, आप लोग नोट करते जाइएगा और अच्छे से समझते जाइएगा दोस्तों। राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राज्य का जो स्वरूप है, दक्षिण भारत के राज्य का जो स्वरूप है वो राजतंत्रात्मक था। प्रशासन का कोई सर्वप्रमुख व्यक्ति राजा होता था। राजा का पद वंशानुगत तथा अपने जीवन काल में युवराज की नियुक्ति करता था। राजा अनेक उपाधि धारण करता था, जैसे को मननम, वेदन और कारवैन, इरेवन, मननम, जैसे को मननम। ठीक दोस्तों, वेदन, वेदन और कारवैन, इरेवन, अधिराज आदि। मतलब जो राजा जो हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार अनेक उपाधि धारण करते थे। मननम, वेदनम, कारवेन, इरेवन, अधिराज या तो आदि। इसकी सहायता के लिए पंचवारम नामक परिषद होती थी। इसकी सहायता के लिए इन सब जो राजा की उपाधि धारण करते थे उसकी सहायता के लिए क्या होता था दोस्तों? इसकी सहायता के लिए पंचवारम नामक परिषद होती थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। जो राज्य की आय है, जो राज्य में जो आय की जो स्रोत होती थी वो भू राजस्व के कारण होती थी दोस्तों, जिसे इरे के भू राजस्व को इरे के नाम से जाना जाता था। तमिल सेना को पदे कहा जाता था। तमिल सेना को क्या कहे जाते थे? तमिल सेना को पदे कहा जाता था। इसकी 4 अंग थे। पदे में 4 अंग थे। पहला पैदल, अश्व, रथ और गज सेना। पैदल, अश्व, रथ और गज सेना। ठीक है दोस्तों, पैदल, घोड़ा या तो रथ और हाथियों का सेना थी। इस काल में रथों को बैल खींचते थे दोस्तों। ये आप लोग इम्पोर्टेंट हैं। रथ को कौन खींचता था दोस्तों? बैल खींचते थे। सेनापति को इनाकी की उपाधि दी जाती थी।
शुद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिक को सम्मान में एक प्रस्थ स्तंभ खड़ा किया जाता था दोस्तों। एक प्रस्थ स्तंभ जो से एक ठीक दोस्तों, एक प्रस्तर स्तंभ खड़ा किया जाता था जिसे उस समय दक्षिण भारत के लोग कहा जाता था वीरगल, जिसे वीरगल कहा जाता था दोस्तों। जो सैनिक वीर गति प्राप्त करते थे उसकी मृत्यु हो जाती थी लड़ते लड़ते, तो उसके सम्मान के लिए एक प्रस्थ स्तंभ खड़ा करते थे और उसे हम वीरगल के नाम से जाने जाते थे दोस्तों। तो ये हो गया आपका प्रशासनिक, ठीक है दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था। अब हम आगे देखते हैं इसकी सामाजिक व्यवस्था। आप लोग हेडिंग डालिए इसकी सामाजिक व्यवस्था। ठीक, सामाजिक व्यवस्था संगम युगीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण वर्ग सर्वाधिक सम्मानित थे। ठीक, ब्राह्मण वर्ग सर्वाधिक सम्मानित थे। इस काल में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की दशा निम्न थी। कुछ व्यावसायिक जातियां जैसे पुलेयान, एनियर एवं परदवर, मतलब पुलेयन रस्सी बनाने वाला दोस्तों, रस्सी बनाने वाला, ये आपका सामाजिक में है दोस्तों। ठीक ना, सामाजिक व्यवस्था में पुलेयन रस्सी बनाने वाला, एनियर किसको बोला जाता था दोस्तों? एनियर शिकारी को कहा जाता था, एनियर शिकारी। और परदवर मछुआरे को कहा जाता था। ठीक ना, रस्सी बनाने वाला शिकारी मछुआरे की स्थिति अच्छी नहीं थी। भोजन के बाद पान सुपारी खाने की प्रथा थी। पेय पदार्थ में ताड़ी सर्वाधिक पेय पदार्थ था। और यहाँ दक्षिण भारत में महिलाएं कवियत्रियों थी। ठीक दोस्तों, पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं था। विधवा को कठोर जीवन जीना पड़ता था। जो मैंने शुरू में जो बताया दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था में 4 प्रकार के 4 वर्गों में विभक्त था। ब्राह्मण वर्ग हो गया, व्यापारी एवं शिल्प वर्ग हो गई, कृषक वर्ग हो गया और योद्ध वर्ग हो गया दोस्तों। पहला ब्राह्मण, योद्ध, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, कृषक वर्ग। सबसे पहले ब्राह्मण वर्ग, दूसरा योद्ध वर्ग, तीसरा आपका व्यापारी या शिल्प, और चौथा कृषक वर्ग दोस्तों। ठीक, ब्राह्मण वर्ग को कहा जाता था
सुडुम, ठीक। और जो योद्ध वर्ग थे उसे अरसर के नाम से जाना जाता था, अरसर के नाम से जाना जाता था। व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग को वेनियर के नाम से जाना जाता था। और जो कृषक वर्ग थे उसे बेल्लाल के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? बेल्लाल के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो ये हो गई आपकी सामाजिक व्यवस्था। अब देखते हैं कि दक्षिण भारत में धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार थी। आप लोग हेडिंग डालिए, धर्म या तो धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था संगम युगीन धर्म पर उत्तर भारत के धर्म का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म बहुसंख्य लोगों का धर्म था। लोग वैदिक यज्ञों को संपन्न करते थे। तमिल के सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता मुरुगन, हाँ, तमिल के सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता मुरुगन स्वामी थे। प्रसिद्ध देवता क्या थे? मुरुगन स्वामी, ठीक है दोस्तों। जो शिव के पुत्र कार्तिकेय थे। इसका प्रतीक मुर्गा एवं अस्त्र बरखा था। इसका प्रतीक चिन्ह मुर्गा एवं स्वामी का प्रतीक चिन्ह मुर्गा था। मुर्गन का प्रतीक चिन्ह मुर्गन अस्त्र बरखा के नाम से था। देवी देवताओं के लिए मंदिर का निर्माण किया जाता था तथा मंदिरों को कोद्रम या देवालयम देवालयम मंदिरों को कोद्रम या तो देवालयम कहा जाता था। इस काल में बौद्ध एवं जन्म का भी प्रचलन था। लोग पुनर्जन्म पर भी विश्वास रखते थे। संगम युगीन लोग अंधविश्वासी भी थे। संगम युगीन लोग अंधविश्वासी भी थे। ये भूत प्रेत जादू टोना पर भी विश्वास करते थे दोस्तों। तो ये हो गई आपका धार्मिक व्यवस्था। अब देखते हैं हम इसकी आर्थिक व्यवस्था। इसकी आर्थिक व्यवस्था क्या है? आर्थिक जीवन का मुख्य आधार, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पहले, आर्थिक व्यवस्था या तो अर्थव्यवस्था के नाम से। आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि एवं व्यापार वाणिज्यिक था। इस काल में कृषि उन्नति अवस्था में थी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। इस काल में उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ। वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, जहाजरानी उद्योग, जहाजरानी, ठीक है दोस्तों, वस्त्र हो गया, जहाजरानी हो गई, धातु हो गई, ये सब बहुत महत्वपूर्ण उद्योग थी। आंतरिक बाजार विकसित अवस्था में था। उरेयूर और आपका पुहार और मदुरे वांजी, ये महत्वपूर्ण बाजारें थीं। उरेयूर, पुहार, मदुरै, वांजी महत्वपूर्ण बाजार थी। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण बाजार थे। कोल्पी बंदरगाह से जो मोती निकाले जाते थे उससे मदुरै के बाजार में बिक्री होती थी। नमक का व्यापार सबसे महत्वपूर्ण था। तमिल का विदेशी व्यापार रोम, मिस्र, अरब,
फारस की खाड़ी स्थिति देशों चीन, लंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ होता था। सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था तथा रोमन स्वर्ण मुद्राएं अधिक संख्या में प्राप्त हुई है। रोमन में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो अधिक संख्या में प्राप्त हुई है। किसकी स्वर्ण मुद्राएं दोस्तों? हमारी दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं उसकी स्वर्ण मुद्राएं। तो ये हो गई दोस्तों आपका प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर प्री में या तो मेंस में पूछा जाता है तो आप लोग एकदम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने संगम बता दिया, संगम साहित्य बताया, संगम युग बताया, संगम कहाँ कहाँ पे हुआ था ये भी बताया। अगर वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारा पहला भाग में, दक्षिण भारत के पहले भाग में आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने 3 राजवंश चोल, चेर और पांड्य के बारे में बताया और उसका क्षेत्र, उसका उपनाम और उसका जो राजधानी है, उसके प्रमुख, उसके प्रथम शासक, फिर उसके बाद में उसके जितने भी प्रमुख शासक हैं ये सब के बारे में बताया। और साथ ही साथ आज मैंने प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी बता दिया दोस्तों। ठीक है, अब अगला हम चलते हैं दक्षिण भारत में चालुक्य वंश। आप लोग नोट करिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास में चालुक्य राजवंश। ठीक, चालुक्य राजवंश आप लोग नोट करिए। संगम युगीन चोल, पांड्य एवं चेर वंश के पतन के बाद दक्षिण भारत में नई शक्ति का उदय हुआ। इसमें चालुक्य प्रमुख थे। कुछ अभिलेखों में मिलता है कि इनका पूर्वज अयोध्या के शासक थे। अधिक संभावना यह है कि चालुक्य उत्तर भारत के किसी क्षत्रिय वंश से संबंध थे, परंतु कालांतर में कर्नाटक में बस गए। चालुक्य की शक्ति का केंद्र बदामी एवं वातापी थी। चालुक्य के जो शक्ति केंद्र है वो बदामी और वातापी, ये दोनों शक्ति का केंद्र थी दोस्तों। ये रहा दोस्तों दक्षिण भारत में बदामी चालुक्य राजवंश के उसके प्रमुख राजा। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले जयसिंह थे, फिर उसके बाद में रणराग पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम के 2 पुत्र थे, कृतिवर्मन और मंगलेश, लेकिन मंगलेश की तरफ से शासक नहीं कर पाया, इसलिए कृतिवर्मन के भी 2 पुत्र थे, पुलकेशिन प्रथम और विष्णुवर्धन, दोनों भाई थे दोस्तों। ठीक, और विष्णुवर्धन के बाद में उसका पुत्र विक्रमादित्य, विजयादित्य, विनयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय और कृतिवर्मन द्वितीय दोस्तों। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब इसके बारे में हम सभी राजवंश के बारे में, प्रमुख जो राजवंश हैं उसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं दोस्तों। वो केवल जो प्रमुख है मैं उसी के बारे में बताऊंगा दोस्तों, सभी के बारे में बताएंगे तो ठीक। तो सबसे पहले आप लोग डालिए हेडिंग पुलकेशिन प्रथम। ठीक, पुलकेशिन प्रथम से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो 543 से 566 ईस्वी तक। पहला ईस्वी तक। ठीक दोस्तों, बदामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। उसने सत्यश्रम व रणविक्रम जैसे उपाधि धारण की थी। उसे श्री पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता था। इसे पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, जो मेन है वही चीज़ बताऊंगा। बदामी के जो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। उसने
सत्याश्रम व रणविक्रम जैसे उपाधि धारण की थी, उसे पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता था। पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता था दोस्तों। अब दूसरा आप लोग हेडिंग डालिए, कीर्तिवर्मन प्रथम। कीर्तिवर्मन प्रथम जो 566 से 597 तक, 566 ईस्वी से 597 ईस्वी तक शासन किया। पुलकेशिन प्रथम के बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन गद्दी पर बैठा। इसने कई शासकों को पराजित करके उनके राजाओं को अधिकार कर लिया। महाकूट स्तंभ लेख में उसे महाकूट स्तंभ लेख में उसे बहुस्वर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा। उसे बहुस्वर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया दोस्तों। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है केवल वही चीज़ आप लोग समझिए या तो नोट करते जाइएगा दोस्तों। तीसरा मंगलेश जो 597 से लेकर 610 ईस्वी तक शासन किया। ठीक, मंगलेश। हाँ तो लिखिए दोस्तों, मंगलेश प्रथम कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अवयस्क था। पुलकेशिन द्वितीय अवयस्क था, अतः उसके छोटे भाई मंगलेश ने पुलकेशिन के संरक्षण के रूप में चालुक्य शासन की बागडोर संभाली। नूनेर दानपत्र तथा महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार उसने कलचुरी शासक बुधराज पर आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, कलचुरी जो शासक थे, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शासन किया, सबसे ज़्यादा वर्ष शासन किया छत्तीसगढ़ में, उस कलचुरी शासक बुधराज पर आक्रमण किया। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप, जिसे गोवा के नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग उससे पहले रेवती द्वीप, गोवा को रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था दोस्तों। रेवती द्वीप पर उसने अधिकार कर लिया। बस मंगलेश के लिए इतना। अब आप लोग हेडिंग डालिए, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। ठीक दोस्तों, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। पुलकेशिन प्रथम का पौत्र एवं कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र, पुलकेशिन प्रथम का पौत्र एवं कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय बदामी के चालुक्य वंश का चौथा व सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध राजा था।
उसने सत्यश्रम श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय विंध्याचल से लेकर दक्षिण में संपूर्ण दक्षिण भारत का अधिपति बन गया। चीनी यात्री हेंगसोंग चीनी यात्री जो हेंगसोंग थे वो इसी के कार्यकाल 641 ईस्वी में ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय की राज्यसभा में आया और उसके राज्य का भ्रमण किया। इन्होंने कृष्ण गुट्टूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई। इसके उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक दोस्तों, परमेश्वर की उपाधि धारण की। रवि कृति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय की जानकारी हमें मिलती है। किसमें मिलती है दोस्तों? रवि कृति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख द्वारा हर्षवर्धन का विजय की जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय की जानकारी मिलती है। इसी के शासन में 636 ईस्वी में पहली बार अरबों ने आक्रमण किया, मगर पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर उसे भगा दिया था दोस्तों। इसने पल्लव शासन महेंद्रवर्मन प्रथम को पराजित किया और कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम प्रथम मामल्ल से पराजित हुआ और मारा गया। राष्ट्रकूटों ने बादामी के चालुक्य वंश का अंत भी कर दिया दोस्तों। इस प्रकार हमारा दक्षिण भारत में बादामी के जो चालुक्य राजवंश थे उसके बारे में हमने देखा और चालुक्य वंश के बारे में जाना और उसके प्रमुख जो राजवंश है वो कौन कौन हैं और उसकी मैंने एक चार्ट भी बना के आपको बताया दोस्तों। ठीक, अब इसके बाद में हम दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पल्लव वंश की ओर हमारा नेक्स्ट क्लास में ये पल्लव वंश रहेगा दोस्तों। ठीक, आज के लिए इतना ही और आगे अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए दोस्तों और बताइए कि आप लोगों को और किन किन टॉपिकों में चाहिए वीडियो। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि उसे बना के आप लोगों के बीच में अपलोड करूँ दोस्तों। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।